डिस्क्रिप्टिव में। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। Good morning, So sir. we are going to start this session of Indian economics, which we have already discussed few days. We have given on this topic, और इस पर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया था। उसका थोड़ा सा हम फ्लैशबैक आपको हम देना चाहेंगे। इट इज टर्म 2 को हम पढ़ा रहे हैं, टर्म 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेसन इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, सो फार वी हैव डिस्कस दैट काइंड्स ऑफ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सपोर्टिव सिस्टम होता है, कोई प्रोविजंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट में को स्ट्रेंथन करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव सीन अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि उस पूरे प्रोसेस में को स्ट्रेंथन करते हैं, उस प्रोसेस को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करने वाले होते हैं, उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, एटसेट्रा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार डेवलपमेंट प्रोसेस को, हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको समझने के लिए हम उसको इकोनॉमी को 3 सेक्टर में जब डिवाइड कर देंगे तो हमको लिखना भी आसान होगा और समझाना भी आसान होगा। ठीक है, तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और देन यू जस्ट थिंक ऑन कि हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेल्पिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो आप अपने आप को गांव में ले जाइए और गांव में देखिए कि आप गांव में बैठे हुए हैं और आप अपने छत पर बैठे हुए हैं और आंखें बंद करो, देखो गांव का किसान दिखाई देता है, वो कैसे कितनी कठिनाइयों से सामान को लाता है, उसके सड़कें अच्छी नहीं होती हैं, उसको जो काम वो 10 मिनट में जिसको करना चाहिए उस काम को घंटों लग जाते हैं, थक भी जाता है बेचारा। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस काम को वो, अगर उसके पास सिस्टम होता तो ट्रैक्टर होते, छोटे ट्रैक्टर्स होते, लो कॉस्ट ट्रैक्टर्स होते, हर किसान अपना एक साइकिल की तरह का कोई ट्रैक्टर होता, बाइक की तरह का कोई ट्रैक्टर होता, 10-20-25 हजार का कोई कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैक्टर बन जाता, इस तरह का कुछ भी हो। ठीक है, और आजकल हमको लो कॉस्ट पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, और यही जो प्रधानमंत्री का एक जो सपना है, जिसको कह लिया जाए कि जिसको कहते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से कह लो, या स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी बात पर है, इसी फ्यूचर, इसी विजन के साथ है कि हम इस तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप करें, गांव में स्टार्टअप शुरुआत हो जाए। गांव का जो व्यक्ति जो चुपचाप बैठा हुआ है, जाके गांव के किसी पान की दुकान में बैठ के इधर उधर की गप्पे लड़ाता है, तो ऐसे लोगों के दिमाग की जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज किया जाए और कंस्ट्रक्टिव बने। ये पॉइंट, तो ये केवल और केवल संभव है स्टार्टअप से। ठीक है, आप जब बहुत सारी चीजें जब देखेंगे, समझेंगे और समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये अंदर से बेचैनी भी होगी, और अंदर से जो बेचैनी होती है उसी से हम इन्वेंशंस होते हैं, हमेशा जान लेना। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जब छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे नहीं बोल पाते, उन बच्चों को बच्चों की भीड़ में डाल दो। ठीक है, वो जो बच्चों की भीड़ से जो उत्पन्न जो बेचैनी होगी, सारे बच्चे बोलते होंगे, एक बच्चा नहीं बोल पाता होगा तो अंदर से आवाज निकल आती है, और बोलने का जो क्रम होता है ऐसे ही जन्म होता है। भाषा का जन्म जो बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो 2 साल 3 साल के बच्चे जो बोलते हैं ना, वो बेचैनी से बोलते हैं। तो अंदर की बेचैनी आदमी को हमेशा आगे बढ़ाती है, ये हमेशा समझना। अंदर की बेचैनी जो है आदमी को हमेशा आगे बढ़ाती है। तो आपके अंदर जो बेचैनी है ना आगे बढ़ने की, मार्क्स को पाने की, ये बेचैनी ही आपको आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली। तो बेचैन होने का प्रयास कीजिए, परेशान होने का प्रयास कीजिए। तो मैं बात कर रहा था हियर, साथ साथ मेरी काउंसलिंग भी चलने लगती है। तो आप व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द प्राइमरी सेक्टर, यू सी दैट प्राइमरी सेक्टर में हमको किस चीज की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, एंड वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, देन वी नीड द बेटर सीड्स वी नीड, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वी नीड, ठीक है, स्टोरिंग फैसिलिटीज को हमको देखना होगा, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टोरिंग तो बात की बात होती है, क्योंकि स्टोरिंग की जब बात हम कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीड्स को भी स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं है, एंड देन वो सीड्स की जो क्वालिटी जो उसने रखा हुआ था कि हम यूज करेंगे इस साल, वो खराब हो गई। राइट, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी पर वो अच्छी चीजें रखते हुए भी वो खराब हो जाती हैं। तो उस सेंस में मैंने कहा,
ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको बेटर टूल्स की आवश्यकता होगी। गेटिंग पॉइंट। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में भी अगर अगर आप देखो तो सेकेंडरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनको शेप देने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको वो सारे एनर्जी जो रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। हमको ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट रॉ मटेरियल टाइम से मिल जाए। ठीक है। पता चले कि हमारे पास कैपेसिटी तो है, प्लांट्स है, मशीनरी है, बट रॉ मटेरियल्स में डिले हो रहा है। देन क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, लेबर को पैसा देना पड़ेगा, लेबर चुपचाप बैठे रहेंगे और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर डे की जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी विल डाउन। देन सेकेंडरी सेक्टर में, सिमिलरली टर्सरी सेक्टर में भी हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, सेकेंडरी सेक्टर के स्कोप को बढ़ाने की जरूरत है। टूरिज्म है तो टूरिज्म में देखो अभी क्या, सर्विस सेक्टर की का सबसे अधिक लॉस हुआ है कोविड-19 में ना, तो दैट इज अ सेकंड टर्सरी सेक्टर। कोई टूरिज्म नहीं हो रहा है, होटल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, सारी चीजें, टूरिज्म के जितने स्पॉट्स है सब बंद है। उस पर जितना डल शिकारा या जो भी साउथ का जो है हाउस ऑन बोट, ये सारी चीजें सब बंद पड़ी। कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, कस्टमर की मूवमेंट ही नहीं हो रहा। कल महावीर निकले, पालम एरिया में देखो सारे होटल बंद हो गए, खाने खिलाने का काम खत्म हो गया, केवल डिलीवरी वाला काम बचा हुआ है। आर्गेटिव पॉइंट। अभी सारे जो इम्प्लॉय जो होंगे वहां पर जो काम करने वाले होंगे, हाँ, उनकी संख्या कम हो गई होगी, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया होगा, या उनको हाफ सैलरी दी गई होगी और कुछ समय बाद उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट नए रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पा रही, एग्जाम दिलाना, ये सब काम करना। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलियां हो रही है उस पर कोई रोक नहीं हो पा रही है। कोई पॉलिटिकल, सारे पॉलिटिकल पार्टी चुप हो जाते हैं उस मुद्दे पर। तो एक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, ये कॉमन, ये जो समस्याएं हैं इसको एड्रेस हम एक अच्छे सिटीजन के माध्यम से कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला होता है। जैसे हम इससे पहले कुछ 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी हमने डिस्कस किया था, एलपीजी वाले लेसन में भी, कि चाइना ने, वाई चाइना एबल टू fetch more amount of FDI compared to India. The reason is that infrastructure. In India did not have the better infrastructure while China had. ठीक है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लिंकेज है प्रोडक्शन से वो भी है, कि हम प्रोडक्शन को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकता है। जितनी भी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर डेवलप हो तो वो सारे प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, हर तरीके से बढ़ाने वाले होते हैं। केवल प्रोडक्शन को ही बढ़ाने वाली नहीं होती बल्कि मार्केटिंग को भी बढ़ाने वाली होती है, कि बेटर एनर्जी मिल जाए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, तो राइट टाइम रॉ मटेरियल्स वगैरह आएंगे और फिर मार्केटिंग भी उसकी आसान हो जाएगी, बैंकिंग सुविधाओं का, इंश्योरेंस का उपयोग करते हुए। तो मेरे कहने का बस मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज में, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे एबिलिटी टू वर्क हो, चाहे मार्केट का साइज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, एवरी सेक्टर इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके। इसके बाद स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में क्या था, इसको भी हमने डिस्कस किया था, कि भारत में जो एनर्जी के जो सोर्स है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। कॉमर्शियल में आपने देखा कि जिसको हम ट्रेडिशनली यूज कर पा रहे हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब जो हमारे कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, तो इसको हम किस तरीके से हम यूज करें। जुडिशियस यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर अमाउंट इज लिमिटेड, उन वो कम मात्रा में। फिर हम कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज के बीच के जो डिफरेंसेज हैं, जिससे मान लो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करो तो उसमें फायरवुड या एनिमल जो वेस्ट होता है, जो ज्यादातर इन द विलेज एरिया ओनली यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 मार्क्स के लिए, दिस इज आइडियल क्वेश्चन। ओके। अब हमारे पास जो कि कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका कितनी मात्रा में कहाँ यूज होता है। ठीक है। ये एक इशू है कि कोल है, अगर मान लो तो कोल का 1950-51 में कितना यूज हुआ, या अभी वर्तमान में हम टोटल एनर्जी रिसोर्सेज का कितना परसेंटेज यूज कर पा रहे हैं। जैसे, ठीक है, जैसे 67% के आसपास हम टोटल एनर्जी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उसका 67% हम कोल से ही लेते हैं। अब ये सोच लो कि अगर 67% आप कोल से यूज करते हो तो इसका मैसेज क्या है,
कि आगे आने वाले सालों में मान लो ये जो रिजर्व है कोल का, ये तो बहुत समय तक नहीं रह पाएगा ना बेटा। मेरे पॉइंट, मैं गलत बोल रहा हूँ? कि कोल का जैसे आपके घर में आटा है, आटा 10 kg है मान लो, ठीक है। हाँ, अगर घर में खाना बनाते हो आप, तो उसमें आटा और चावल का यूज करते हो। अगर ज्यादातर आटे का यूज करते हो तो आप 10 किलो आटा कितने दिन चलेगा। इसी तरीके से कोल का है, अगर ज्यादातर यूज कर रहे हो तो कोल की जो मात्रा है डे बाई डे वो कम होती जाएगी। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि द प्रेजेंट जनरेशन, वी आर नॉट ओनली द फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, बट ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बहुत ही खराब है, मेरे पॉइंट। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम कॉमर्शियल जो एनर्जी रिसोर्सेज है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उससे हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करें। उसमें भी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम शिफ्ट करें, तो दैट इज हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है। अब ये देखो, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भारत जो है, इंफॉर्मेशन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क को स्टैब्लिश करने वाला देश है। रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। अब ये जो पार्क मैं बोल रहा हूँ ना, अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं। जैसे कभी आप केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट से पिछले साल, 2-3 साल से, 2 या 3 साल पहले जब आप लौटते होंगे तो आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले एक बहुत ही 2017, हाँ 17 की बात कर रहा हूँ, 17-18, हाँ, कि हम लोग लौट रहे थे स्कूल से, तो हमने देखा कि जगह जगह जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई आते हैं तो उनके उनके स्वागत में जगह जगह लगाया जाता है। तो उसमें मैंने एक बार नोटिस किया था कि फ्रांस और फिर डेनमार्क से लोग आए थे, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर आई थी, तो होर्डिंग लगे हुए थे। तो जब बोर्ड पर मैंने पढ़ा, वैसे तो हम न्यूज न्यूज में सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड पर लग जाता है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत काम किया है पिछले 4-5 सालों में। ट्रेमेंडस वर्क हैज बीन डन। जैसे आपने, गवर्नमेंट ने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं कि वो जो फॉरेन डेलीगेट्स आए तो उनका बोर्ड मैंने देखा। तो पहला है कि इंटरनेशनल सोलर, मतलब गवर्नमेंट ने, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, development, then you can say all these things which may be available in the latest edition of the NCERT, or if it is not, you can include also, okay, apart from what is given in the textbook. ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, गवर्नमेंट ने पेरिस एकॉर्ड किया, पर पेरिस का समझौता किया, ठीक है, जिसके अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर पाए। इसके बाद भी, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप इसको देख रहे होगे, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखो, और इसके बाद भी अगर आप देखो कि गवर्नमेंट ने एक जो बहुत ही अच्छा जो किया कि ये, जिसे मान लो कि इंडिया का अगर हम मैप, ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इंडिया का मैप, काम चल जाए बस इसी से, ठीक है, बस उसी हिसाब से बना रहा, सॉरी, ये पूरा ही मिट जाएगा, सॉरी। ओके, चलो, अगर मान लो ये इंडिया है, मानने में कोई आता है ना, बुराई नहीं है। देखो इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर पास होता है ऐसे, ठीक है। सो इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मान लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच में ना जो सन का जो मूवमेंट होता है, द सन मूव्स बिटवीन दिस टू लाइंस, ठीक है, दिस टू लाइंस के बीच में सन का मूवमेंट होता है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस हैज बीन आइडेंटिफाइड, और सिंस दिस एरिया हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हाट, सोलर पावर। तो हमारे देश में तो कभी हमारे सूर्य नमस्कार वगैरह कर ही रहे हैं, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारे यहाँ कि हम क्यों नहीं इस सोलर एनर्जी को यूज करें। ठीक है, केरला का एक आदमी, मैंने आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़ा था कि वो केवल कुछ भी 6 महीने से उसने कुछ नहीं खाया है, और केवल सोलर एनर्जी का यूज करता है वो। ट्रिमेंडस, सोच लो जरा, इमेजिन करो।
हाँ, आश्चर्य लगता है, गलत भी लगता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा है, खुद पेपर में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये सुनी हुई बात नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया कि जो सोलर अलायंस बनाया, तो ऐसे सारे कंट्रीज को इसमें शामिल किया, ठीक है, और वेस्ट की टेक्नोलॉजी कि यहाँ से वो इस पूरे एरिया में, ट्रॉपिकल जिसको जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन में अवेलेबिलिटी ऑफ द सन इज वेरी मच गुड। आर गेट पॉइंट। वैसे भी दिल्ली में देखो कितनी गर्मी पड़ती है, जितनी ठंडी पड़ती है उतनी गर्मी पड़ती है। तो इस जोन में पड़ने वाले सारे देशों को उसने जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से। ट्रॉपिकल जोन के कंट्रीज को का एक कंबाइंड एफर्ट बने, ठीक है, उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने, सो दैट वी कैन यूज इट मोर। इसके अलावा पेरिस समझौता है जो हुआ, उसमें भारत जो है एलडीसी, मतलब लॉन्ग टर्म्स के जो लक्ष्य थे, हाँ, मतलब 2030 तक उसने गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल का हिस्सा हो, ठीक है, 40% नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सब चीजों से हम क्या करें, जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 40% हम क्या करें, नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज कर लें, ठीक है, मतलब हमारी डिपेंडेंसी कोल वगैरह पर कम हो जाएगी, हम 40% इसका यूज करेंगे तो। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आई बेटा? तो एक बहुत बड़ा एफर्ट होगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? ओके। हेलो, आवाज बंद है क्या? हेलो, बोलो भाई। अभिजीत, आयुष, पचौरी, आयुष सिंह, पंडित। यस सर। हाँ, समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2015, जैसा कि मैं बताया कि आईएसए इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस बना, 2015 तक, 2015 में भारत ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक हम जो है 175 गीगावाट, अभी उसी पर बहुत सारा काम हो रहा है। कितना? 175 गीगावाट, ठीक है। इस लक्ष्य को, मेगावाट होता है ना, किलोवाट, मेगावाट, ये सब आपने सुना होगा, तो ये गीगावाट इतना जो है, ये भारत ने एक टारगेट रखा। अब टारगेट देखो, टारगेट हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जैसे हर बच्चा अपना टारगेट रखता है कि मैं 90% मार्क्स पालूं, 100% मार्क्स पालूं सब्जेक्ट में, इस तरह कुछ ना कुछ टारगेट रखोगे। जब टारगेट रखोगे तभी आपको ताकत मिलेगी, ये जान लेना। ये समझ लेने की जरूरत है कि जिंदगी में अगर आपने टारगेट रखा कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी हो, ठीक है, तो उससे आपको ताकत मिलती है। तो 2015 में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 2022 तक, 2020 तक, 2022, ठीक है, 2022 तक 175 गीगावाट तक हम स्थापित कर लें, मतलब REC, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को हम डेवलप कर लें। ये बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट ने ये भी रखा कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम सोलर का जो 100 गीगावाट तक है, 60 गीगावाट तक विंड का, 10 गीगावाट तक बायोफुल्स का, एंड 5 गीगावाट तक हम इसका यूज कर ले, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एनर्जी के क्षेत्र में जो रिक्वायरमेंट्स है, अभी भी जो गांव में बिजली जो है दुरुपयोग भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका लॉस तो होता ही है, और जिस तरीके से एनर्जी डिफिशियंसी है, उस डिफिशियंसी को दूर किया जा सके। और एनर्जी होने से, जैसा कि भी हम चर्चा ही कर रहे थे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, और एनर्जी होने से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी ये काम कर सकती है। आर्गेटिव पॉइंट। अभी भारत सरकार ने कुछ एफर्ट किए हैं, जैसे पीएम कुसुम, KUSUM, मैं लिख देता हूं, पीएम, नोट कर लेंगे आप, KUSUM। पीएम से तो आप समझ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर, एंड के फॉर किसान, के फॉर किसान लिख लेंगे, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा, एंड अगेन यू फॉर उत्थान, उत्थान। बाकी सब आसान था इसलिए मैंने नहीं लिखा।
ये उत्थान मतलब ग्रोथ कह लो, अपलिफ्टमेंट कह लो, ठीक है। और एम फॉर महाअभियान, ठीक है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, तो ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने ये शुरू की है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रिसेंट एफर्ट है कि गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की। तो आप इसको लिख लेंगे, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। और इसका पर्पस क्या है, ये पहले लिख लेंगे आप इसको। इसमें सरकार का एफर्ट क्या है कि जो किसान हैं वो किसान भाई, दैट दे विल रिसीव द सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी पावर प्लांट्स। मतलब वो अपने हर किसान के पास अगर इस तरह की सुविधाएं खुद अपना छोटा छोटा प्लांट बना ले वो, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड भी देती है। लेकिन होता क्या है कि स्कीम जो चलती है उसकी लोगों के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं है। लोग पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं, पहले ही लोग एफर्ट करने से घबराते हैं, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा। और शुरू से इस तरह के एफर्ट नहीं किया कि वो इंटरप्रेन्योर, देखो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगेन आई एम सेइंग कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिए, लेकिन वो है ना कि हर हाथ को रोजगार देने का जो कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी को, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। आजादी के बाद से ही काम बहुत हुआ और उसको हम 70 साल बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो गैप 70 सालों में जो बन गया, तो उसकी वजह से इंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी, जैसे एक बच्चे को आप हमेशा किसी भी काम में रोकते रहो, पेरेंट्स रोक देते हैं, बोलते कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कॉस्ट की वजह से, खराब होने की वजह से, कुछ भी है, तो बच्चा जो है धीरे धीरे वो उस तरह का माइंडसेट बन जाता है और डरता है, हर काम को करने में डरता है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो खतरा लेने से घबराएगा और उसके अंदर की इंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी मर जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो गैप जो बन गया है, इस गैप को दूर करने की जरूरत है। अभी गवर्नमेंट जो स्टार्टअप है या ये सब चीजें इस गैप को धीरे धीरे दूर करेंगी। इसके इम्पैक्ट आगे आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में इसके इम्पैक्ट अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन जो स्पीड है, जिस स्पीड से जो दूसरे देशों आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली हम अगर चाइना से तुलना करें, तो हम बहुत पीछे बढ़ जाएंगे। कोई सुपर पावर बनना चाह रहा है, कोई आपको घेरना चाह रहा है, जियो पॉलिटिकली घेरना चाहता है, वो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है, वो उस स्थिति से लड़ना भी है, आपको बचना भी है। एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, फ्यूचर जनरेशन के सामने। और इसको, इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की केवल ये 60%, 50%, 90% मार्क्स इस देश का भविष्य नहीं बना सकते। इस देश का भविष्य बना सकता है कि जब हर बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, वो परिवार देश का हिस्सा बनेगा, देश के जीडीपी का हिस्सा बनेगा। ऐसे सोचना है। जब तक ये सोच इस लेवल तक नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। डिपेंड। तो पीएम कुसुम एक योजना है जिसके माध्यम से सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी पावर प्लांट्स बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टेड सोलर जो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब हर घर की छत पर, जैसे मैं इससे इससे पहले भी एक क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, हर घर की छत पर सोलर पैनल्स वगैरह स्थापित कर दिए जाए और इसके लिए जो गवर्नमेंट जो एड है तो वो मिल जाए। तो हर जो रिक्वायरमेंट है गांव में, देखो बिजली का कटिया, कटिया का आप समझते हो कि बिजली का वायर जा रहा है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सप्लाई है उस पर से अपने घर में से एक एंगल बना के उस पर वायर डाल दिया और बिजली ले रहे हैं। और जब पुलिस या किसी कोई और बिजली की विभाग की जो टीम आई तो उसको निकाल लिया। तो ये कटिया व्यवस्था कहते हैं। तो कटिया व्यवस्था जो है ये करना नहीं पड़ेगा। लोग के अंदर चोरी की जो भावना आ रही है, लोग चोरी पे जीना चाहते हैं, फ्री खाना चाहते हैं, मतलब अपने अंदर का जो जमीर है, अपने अंदर की जो भावना है, जो अपने अंदर की अच्छाइयां है, उसको खत्म कर देना। चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। तो वो चीज नेशनल जो कैरेक्टर है वो नहीं मिस हो जाएगा, ठीक है। तो रूफ टॉप पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय पवन सौर मिश्रण नीति, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मिश्रण नीति। तो राष्ट्रीय पवन सौर मतलब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का मतलब हम दोनों का यूज कर पाए, मतलब जो डिपेंडेंसी है किसी एक रिसोर्स पर नहीं हो, मतलब हम दोनों को यूज कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के संसाधनों को डेवलप करने का प्रयास किया है। और जो जो बड़े बड़े जो ग्रिड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने की बात हो रही है, विंड सोलर हाइब्रिड हाइब्रिड, मतलब उससे पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया हमारे
तो अगर मान लो ये भारत का ही कोस्ट है, भारत के पास कितना बड़ा कोस्टल लाइन है, देखो सारा कोस्ट तो ही है, ठीक है। और कोस्टल लाइन में जानते हो कि विशेषता क्या होती है? कभी आपने देखा होगा, अगर आप घूमने गए हो सी शोर पर आप जाते हो, तो सी शोर पर आपने देखा होगा बड़ी भीड़ होती है। कारण क्या होता है, दिन भर की थकान के बाद लोग जो होते हैं परेशान होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हीट हो जाता है, लैंड एरिया जो है बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। तो हीट होने से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, एंड बिकॉज ऑफ लो प्रेशर जोन इन द लैंड एरिया, दिस इज ऑल लैंड एरिया। तो बिकॉज ऑफ लो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर ये हवा हल्की हो जाती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये जब हवा हल्की हो जाएगी तो यहाँ पर खाली स्थान बनने लगता है, और उसको बनाने के लिए जो जो यहाँ से जो हवा है वो इस स्थान को फिलअप करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए क्या होता है, कोस्टल रीजन में बहुत तेज हवाएं चलती है, भाई सारे कोस्टल रीजन में बहुत तेज हवाएं चलेंगी और लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से पानी है तो पानी ठंडी हवाएं मिलती है। तो अगर गवर्नमेंट इस एरिया को, इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू टैप द दिस एरिया, मतलब नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दो। तो ये इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू दिस विंड एनर्जी, है ना, यहाँ पर पवन चक्की वगैरह बनना बन जाए, हाँ ठीक है, विंड मिल्स वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो विंड की जो स्पीड है दैट कैन बी कैपिटलाइज, ओके। तो ये कोस्टल एरिया में हम इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। अगेन जो इसके पास गोधन है, जिसके पास कैटल है, बुफेलो या काउ या इस तरह के जो एनिमल्स है, तो उससे जो वेस्ट जो निकलता है, गोबर जिसको कहते हैं, ये हालांकि गोबर का बहुत ही आयुर्वेदिक जो प्रयोग है और बहुत पहले से होता आ रहा है, वो जो गोबर की जो कंडी बनती है उसका यूज होता ही है। इसके अलावा अब जो वेस्ट है उसको हम किस प्रकार से हम उसको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज बायोगैस प्लांट्स। हमने कुछ जगहों पर देखा है कि बायोगैस का यूज लोग करते हैं, कैसे करते हैं, अब इसके छोटे छोटे मॉडल बन जाए, मतलब जिसके मतलब दो गाय है या एक गाय है, तो वैसे भी छोटे मॉडल बन जाए। एक तो होता है कि जैसे मान लो कि बड़ी मशीन होती है, उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, फिर हम छोटी मशीन भी डेवलप कर ले आते हैं, राइट। तो हम उसके छोटे छोटे मॉडल, फिर अगेन आई वुड लाइक टू से ये संभव कैसे है, ये संभव है हम हमारे स्टार्टअप से। हम जो छोटे छोटे स्टार्टअप करेंगे, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी चीजों को बनाने का प्रयास करेंगी, ठीक है, उनकी सब्सिडरी यूनिट्स होंगी, वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो स्कीम है गोबर गैस प्लांट का, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत, क्योंकि गांव में मैंने देखा है, खुद देखा है कि गोबर को जो है गांव में भेजते, फिर उसके बाद जगह तो होती नहीं है, इसकी वजह से आगे आसपास के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, यहाँ से का फिर से गंदगी भी होती है, गाँव की हाइजीन भी अफेक्ट होती है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बात को कहा गया कि आप गोबर गैस प्लांट को डेवलप करें, ओके, आगे पॉइंट। और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें जवाहर जो स्कीम से जवाहर लाल नेहरू के नाम पर स्थापित जो स्कीम है सौर मिशन योजना, ये हमारा नेशनल जो एक्शन प्लान है उसका पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसका पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के जो रिसेंट एफर्ट्स हैं वो बहुत ही डायनेमिक एफर्ट्स हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले कुछ सालों से बहुत काम किया, एंड दैट इज वेरी अप्रिशिएटेबल, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड आल्सो, एंड उसके इम्पैक्ट दिखाई देने लगे उसके। अगर हम बात करें, जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं या टनल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में बने, जो लद्दाख के क्षेत्र में बने, जो नॉर्थ ईस्ट में जो बने, जो रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो दैट स्पीक्स मींस एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो वहां बात हमको समझ में आती है। अब हम आते हैं रिया, आपने लास्ट टाइम कहाँ स्टॉप किया था बेटा? पावर इलेक्ट्रिसिटी, सम चैलेंजेस द पावर सेक्टर, ये हो गया था बेटा? हेल्थ स्टार्ट करने वाली थी, यस एग्जैक्टली। तो हेल्थ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कौन स्टार्ट करेगा मेरा बच्चा? ओके, शुभांकिता स्टार्ट करो बेटा, शुभांकिता हेल्थ, शुभांकिता जी सर। स्टार्ट कीजिए बेटा, स्टार्ट रेडी। जी सर। Health is not only absence of disease but also the ability to realize one's potential.
It is a yardstick of one's well-being. Health is the holistic process related to the overall growth and development of the nation. Through the 20th century has seen a global uh, ha, चलो sorry, पढ़िए. has seen the global transformation in human health unmatched in history. It may be difficult to define the health status of a nation in terms of a single set of measures. Generally, scholars assess people's health by taking into account indicators like infant mortality and maternal mortality rate, Hmm. life expectancy, and nutrition levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. Hmm. पढ़िए. Development of health infrastructure ensure a country of healthy manpower for the production of goods and services. In recent times, scholars argue that people are entitled to health care facilities. It is the responsibility of the government to ensure that the right of the government to the right of healthy living. Health infrastructure include hospitals, doctors, nurses, and include and other paramedical professionals. Beds, equipments required in hospitals, and well-developed pharmac- uh, pharmac- Pharmaceuticals. Pharmaceutical. yes, sir, Pharmaceutical. Hmm. industry. It is also true that mere presence of a health infrastructure is not sufficient to have healthy people. The same should be accessible to all people. Since the initial stages of plan developed, policymakers envisaged that no individual should fail to secure medical care, curative and preventive, because of the inability to pay for it. But are we able to achieve this vision? Before we discuss various health infrastructure, let us discuss the status of health of India. Okay. The state of health infrastructure. The government has the constitutional obligation to guide and regulate all health related issues such as medical education, ad- adulteration of food, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency, and lunacy. The union government evolves broad policies and plans through the Central Council of Health and Family Welfare. It collects information and renders financial and technical assistance to the state government, union territories, and other bodies for the implementation of important health programs in the country. Over the year, India has built a vast health infrastructure and manpower at different levels. At the village level, a variety of hospitals, technically known as primary health center, have been set up by the government. India also has a large number of hospitals run by voluntary agencies and the private sector. These hospitals are manned by professionals and paramedical professionals trained in medical pharmacy and nursing colleges. Since the independence, there has a significant expansion in the physical provision of health services during 1951 to 2018. The number of government hospitals and dispensaries together increased from 9,300 to 53,800 and hospital beds from 1.2 to 7.1 lakhs. Also, nursing personnel increased from 18,000 to 30 lakh and allopathic doctors Allopathy. Hmm. from 62,000 to 11.5 lakhs. The the bounds expansion of health infrastructure has resulted in the eradication of smallpox, uh, Guinea worms.
Yes, sir. Once and the near eradication of polio and leprosy. Private sector health infrastructure. In recent times, while the public health sector has not been so successful in delivering the goods about which we will study more in the next section, private sector has grown by leaps and bounds. A study report that more than 70% of hospitals in India are run by private sector. They control nearly two-fifths of beds available in the hospital. Nearly 60% of dispensaries are run by the same private sector. They provide health care for 80% of outpatient and 46% of inpatients. In recent time, private sector has been playing a dominant role in medical education and training, medical technology and diagnostics, manufacture and sale of pharmaceuticals, From hospitals, pharmaceuticals, hospitals. construction and the provision medical services. In 2001 to 2002, there were more than 13 lakh medical enterprises employing 22 lakh people. More than 80% of them are single person owned and operated by one person, occasionally employing a hired worker. Scholar point was that the private sector in India has grown independently without any major regulation. Some private practitioners are not even registered doctors and are known as quacks. Since the 1990s, owing to liberalization measures, many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical Pharmaceutical. companies have set hospitals to attract India's rich and medical tourists. Do you think most people in India can get access to such super specialty hospitals? Why not? What could be done so that every person in India could access a decent quality health care? Okay, so far देखो up to here actually Ria has finished and we have reread those parts. I'm right? याद आ रहा है आपको जब क्लास Yes, sir. हाँ up to here we have already read ना करेक्ट ना Yes, sir. जब हमने यहाँ पर आपको बताया था कि वो ओल्ड एडिशन बुक है ना Yes, यहाँ sir. पर Yes, याद sir. है ओके सो हियर फ्रॉम इन रिसेंट टाइम्स सी मैं बार बार जब व्हेन आई जस्ट अगेन एंड अगेन आई हैव said it there is a lot of change took place in Indian economic system after LPG policy of the government. Mega changes. These changes were not in terms of only consumer goods or in automobile sector, procuring the good qualities of electronic items, etc. But it has the impact on different sectors. So health was also not untouched. पहले देखो इनमें अगर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो अर्लियर ओनली द LIC वाज देयर ठीक है ओरिएंटल इंश्योरेंस मतलब गवर्नमेंट की जो एक दो थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस और LIC ये दे आर द मेजर प्लेयर्स but they are not able to tap the needs of the this great population. So the government has also allowed to have that better insurance of the people मर जाने पर उनके घर वालों का जो देखभाल है वो इंश्योरेंस कंपनी देंगी क्योंकि वो उनके एक जो पैटर्न होते हैं वो उसके आधार पर वो देखती है ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस का कवरेज मिले जैसे भी गवर्नमेंट ने क्या किया अगर आपको मालूम हो कि 12 रुपए देकर आप 1 साल का इंश्योरेंस करा सकते हैं और डेथ होने पर आपको 2 लाख मिलेंगे अगर आप सोचो जरा ऐसे अगर आप दो तरीके से सोचा सकता है एक तो ये कि गवर्नमेंट 12 रुपए का इंश्योरेंस नहीं दे सकती है या पर तो ये एक निगेटिव थिंकिंग है मैं ऐसे इसको ऐसे सोचता हूँ कि क्या 12 रुपए की हम एक साल में हम खर्च नहीं कर सकते हम एक दिन में कम से कम एक इंडिविजुअल के ऊपर देखो तो वर्स्ट केस में वो 12 रुपए का या तो पान खा लेता होगा या तो समोसे खा लेता होगा या तो चाय पी लेता होगा वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ ठीक है तो क्या 12 रुपए अगर वो देकर अपने परिवार को सिक्योर कर देता है 2 लाख की अगर मान लो गरीब से गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ ठीक है कि वो 12 रुपए देकर अगर अपने उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले को 2 लाख मिल जाए तो उसके परिवार वाले उसको
कितना खुश होंगे कि चलो भाई गया, लेकिन हमारे लिए कुछ काम करके कुछ तो हमारे लिए बचा के गया। पॉइंट दैट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बट वो भी लोग नहीं करना चाहते। हम अपने सिस्टम को, हम अपने आप को सिस्टमेटाइज नहीं कर पा रहे। पॉइंट तो अब जब हम, ये इतना बड़ा गैप है और ये सारी चीजें कैसे आ पाई? अगर 12 रुपए की अगर स्कीम आती है, वो कैसे आ पाई? इसलिए कि हमारे पास केवल एक ही प्लेयर नहीं रहा, हमारे पास केवल LIC नहीं रही, हमारे पास केवल गवर्नमेंट की और दूसरी इंश्योरेंस एजेंसी तो वो नहीं रही, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स उस पर रिसर्च हुए कि किस तरीके से छोटे छोटे बचतों को भी निकाला जाए कि लोगों से, जैसे राष्ट्रीय सहारा का स्कीम है, वो कॉबलर से, वो बार्बर से डेली जो है वो पैसे कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिटर्न देते हैं। किसी बैंक में चले जाओ, क्या वो RD 10 रुपए का, 5 रुपए का, 12 रुपए का, 20 रुपए का RD ओपन करेगा? नहीं करेगा। आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो वो क्या करेगा? वो कम से कम मिनिमम ट्राई मंथली 5,000 या बैलेंस होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए बड़े बड़े बैंकों में। लेकिन राष्ट्रीय सहारा ने क्या किया? राष्ट्रीय सहारा ने क्या कि छोटे माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रो सेविंग। आप जब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, पॉइंट। तो इस तरीके से छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करना, और ये सारी चीजें होती हैं जब हम कई, जिसे जिसको हम कहते हैं ना कि आप 10 लोगों का जब दिमाग लगता है किसी एक विषय पर, तो एक नई चीजें मिलती है। प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो ना, हाँ, इसको आप ज्यादातर बच्चे कॉपी एंड पेस्ट करते हो ना, हाँ, लेकिन ग्रुप में अगर करो तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, सही मायने में करो। तो हियर in recent times private sector has been playing a dominant role in medical education and training। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर आजकल प्ले कर रहा है। तो यहां से आपने जो यहां तक पढ़ा, अभी तक का जो टोटल समअप है, अगर उसको कुछ पॉइंट्स में अगर हम रखना चाहें कि भारत में जो विकास की जो यात्रा है हेल्थ सर्विस की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आप इसको देख लो कि अगर हमने जो भी पढ़ा उसको हम अगर हम समअप कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट अगर हम इसको सकते हैं कि हमारे डेथ रेट में कमी आई। एग्री और डिसएग्री? डेथ रेट हैज फॉलन और नॉट? हाँ, ये अलग बात है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस फॉल, बिकॉज जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ठीक है, और इसीलिए बेचैनी होती है, विकास की जो यात्राएं होती हैं उसको लेकर। पॉइंट नंबर 1, डेथ रेट हैज डिक्लाइंड। हाँ, ये डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि हमने विकास किया है भाई, लेकिन हाँ वो अलग बात है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इसमें भी कमी हुई। ठीक है, नवजात शिशुओं की जो मरने की जो गति थी उसमें भी कमी, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा राइज इन एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट LER। ठीक है, इसमें हमारा हुआ कि पहले जो 32 ईयर्स था, अब उससे बढ़कर वो लगभग 70 साल हो गए हैं। तो 32 से 30, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, 32 से 70 ऑलमोस्ट हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, आर यू पॉइंट? बोलो भाई, बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, यस सर। हाँ, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर क्या, हमारा जो डेडली डिजीज है, जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है, स्मॉल पॉक्स वगैरह है, उस पर भी कंट्रोल हुआ है। मतलब हम डिजीज, इसको हम नाम डेडली डिजीज दे देता हूँ, डेडली डिजीज। ठीक है, तो इस पर भी हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल आया है। तो ये हमारा मतलब विकास की जो यात्रा है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम अभी इसको कह सकते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है, हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी कमी आई है। ठीक है, आर यू पॉइंट? या कुछ इस एज स्पेसिफिक, जिसे वो कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने कहा। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक और हमारे पास डेटा हम जो कैलकुलेट करते हैं 5 और 11 साल। तो 5 साल के जो बच्चे जो वहां पर मतलब जिस एज में बच्चों के जान जाने की खतरे ज्यादा होते हैं, तो इन सब में ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। दूसरा जो इसका पार्ट था वो था हेल्थ केयर सिस्टम भारत में कैसा था। ये आपने देखा, अभी आपने एम्स की बात कहीं की चर्चा किया था, प्राइवेट सेक्टर। देखो यहाँ पर है ना, ये हमारे पैरामीटर्स है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ना, इंडिया में कितना 37, इसी की हम अभी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इम्यूनाइजेशन रेट है, ये भी कम है। देखो ये
99% श्रीलंका जैसे छोटे कंट्री में देखो, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2017 में ये डेटा ही आउट ऑफ द पॉकेट्स एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब लोग कितना खर्च कर पाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ पर स्पेंडिंग है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अभी देखो हम यहाँ पर हम ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बात देखने की बात है। ये एक मतलब अच्छा पैरामीटर होते हुए भी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि इतना ज्यादा जो गैप है ना, ये गैप ज्यादा है, आर गेट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद भी हम अगर हम देखें कि ये खर्चे जो है इतना करने के बाद भी लोगों के हेल्थ के कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, इसकी दो वजह है। इसका इसका डेटा का मतलब क्या है, इसको पहले समझने की बात है कि जो पॉकेट का एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और ये खर्चे ज्यादा हो रहे हैं इसलिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उस तरह का डेवलप नहीं हुआ और लोग परेशान हैं, और उनके जो है जितना खर्चा होना चाहिए उससे ज्यादा उनका खर्चा होता है, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है, और जिस कंट्री में वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहां पर उसके एक्सपेंडिचर देखिए कितने कम है, ठीक है, ठीक है। चाइना, यूएसए तो आपको मालूम है कि वेल डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, आर्गेनो पॉइंट। तो इसके ये जो हमने चर्चा की है यहाँ पर हमने कई बातें देखी कि हमने हेल्थ सेक्टर में आजादी के बाद होने वाले जो चेंजेस थे उन चेंजेस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। इसके अलावा किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम अगर हम बात करें गवर्नेंस की, अगर हम बात करते हैं, समझाने के लिए ले रहा हूँ एग्जाम्पल, गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, और तीसरा जुडिशरी होता है। और इसमें भी देखो लेयर्स बने होते हैं ना, ये होता है सुप्रीम कोर्ट कह लो, इसको हाई कोर्ट कह लो, लोअर कोर्ट कह लो, ऐसे करते हो ना, आर्ग्यू पॉइंट। एग्जीक्यूटिव्स में कह लो तो इसमें भी आपको जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसका हर एग्जीक्यूटिव के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे आप अगर अगर आप कर लो कि प्रेसिडेंट है, तो गवर्नर है, हाँ, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस तरह लेजिस्लेचर्स है, यूनियन लेवल का लेजिस्लेचर्स है, स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर और लोकल लेवल के लेजिस्लेचर, इन सब में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। लोकल लेवल पर देखो, यहाँ पर लोकल लेवल पर है, ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत, ठीक है, इस तरह से हर एक पर लेवल होता है। हेल्थ सेक्टर में भी लेवल है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में भी हम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो होंगे, जैसे अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ओके, मेरी बात समझ में आई बेटा। अब गांव के लोग हैं वो तुरंत एम्स में तो नहीं भागेंगे ना बेटा। अगर हम एम्स को ऊपर रखते हैं, एम्स को, ठीक है, तो ये टॉप हो गया। जैसे हम यहाँ पर हमने यूनियन गवर्नमेंट को रखा या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को रखा, तो एम्स को हम सबसे ऊपर रख सकते हैं बेटा, बोलो भाई। और लोकल लेवल पर क्या सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे, हाँ, इसके ऊपर सब सेंटर्स हो जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेवल है, और इन सारे लेवल्स पर हमको फोकस करने की जरूरत है कि अगर एक कोई चीज प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बाहर जा रही है तो उसको हम सब सेंटर्स या कम्युनिटी सेंटर्स या ऊपर के लेवल तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहां पर पहुंचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नहीं हो पाए तो बाहर और ऊपर के लेवल तक उसको पहुंचाएंगे। तो ये तीन तरह का जो सिस्टम है, ये तीनों तरह के सिस्टम जो है, और अब ये तीन तरह के सिस्टम किस बेस पर बनाए गए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मतलब अब फर्स्ट एड की तरह की सोच लो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसमें वहां उतनी व्यवस्था नहीं होंगी, ठीक है, उसमें कम खर्चे वाली चीजें होंगी, ठीक है। जब वहां से चीजें बाहर निकल के आएंगी, सेकेंडरी लेवल पर आएंगी, तो वो उसमें ईसीजी, एक्सरे, इस तरह की जो व्यवस्थाएं होंगी वो हो सकती हैं। और फिर टर्सरी जो लेवल होगा, जिस पर हमने बात किया कि आपने सुना होगा, पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है, हाँ, और संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, इस तरह एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये टॉप लेवल पर है। तो ये इस टर्सरी लेवल पर है। तो ये जो लेवलिंग हमने किया,
ये जो लेबलिंग किया हमने, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गवर्नेंस के माध्यम से। हेल्थ सेक्टर का भी जो गवर्नेंस है वो 3 लेवल पर हम कर सकते हैं। आगे पॉइंट बोलो बेटा, बोलिए। हेलो चिल्ड्रेन, अब आते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? चलिए फाइनल हम देखते हैं इसको। अब इसको फाइनल को कौन पढ़ रहा है? शुभांकिता तुम्ही, श्रेया प्रभाकर है, नीतिका शेरावत है। चलो पढ़ो बेटा, पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, तुम ही फिनिश कर दो इसको, लास्ट होगा। Yes, sir. Indian System of Medicine (ISM). It includes 6 systems: Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, uh, सिद्धांत, nature, naturopathy, हाँ and नेचुरोपैथी। Ayush. At uh, at precept there are अब देखो यहाँ 4,009. पे, अब इसमें आयुर्वेद के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद बहुत ही पुराना है, ठीक है। योगा, ये भी हमारा पुराना सिस्टम है। सिद्ध, देखो ये यूनानी, ये बेसिकली इंडियन नहीं है, ये भारत में आया जरूर और फिर भारत के सिस्टम से मिल गया, इसलिए इसको हम इंडियन सिस्टम में इंक्लूड कर लिए, ठीक है। ये मतलब जो आपका जो मध्य एशिया के जो देश है, ये जो सऊदी अरेबिया और उसके आगे यूनान, जिसको यूनानी वहां से लिया गया है क्योंकि वो बेसिकली वहां का डेप्थ था, फिर उसको बीच के जो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान वगैरह, वहां पर इसको फॉलो किया जाने लगा। फिर इस, और फिर वो भारत में जब आया, वो लोग जब अटैक किए तो वहां के साथ वो अपना सिस्टम लेकर चले, क्योंकि हर देश में उनके लोग बीमार पड़ते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम को डेवलप कर ही लिया जाता है, तो वो वहां का डेवलप था। और बाकी जो चीजें थी वो भारत की जो थी, नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योगा हो, चाहे सिद्ध हो, ये सब, ये होम्योपैथी भी इंडियन नहीं था, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर हुआ होम्योपैथी भी, और आज होम्योपैथी जो है काफी आगे बढ़ चुका है। तो यूनानी होम्योपैथी भारत के नहीं थे, बाकी सब भारत के थे, लेकिन उन्होंने भारतीय सिस्टम के साथ एकोमोडेट कर लिया। चलिए आगे बढ़िए। There are 4,095 Ayush hospitals and 27,951 dispensaries and as many as 8 lakh registered practitioners in India. But little has been done to set up a framework to standardize education or to promote research. ISMs have huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe, and inexpensive. Indicator of health and health infrastructure, a critical appraisal. As pointed out earlier, the health status of a country can assist through indicators such as infant mortality and maternal mortality rates, life expectancy and nutrition levels, along with incidence of communicable diseases. Some of the health indicator and India's positions are given in table 8.4. Scholar चलो Scholars argue that there is greater scope of the role of government in health sector. For instance, the table shows expenditure of health sector as 3.7% of the total GDP. This is abysmally low as compared to other countries, both developed and developing. One study points out that India has about one-fifth of the world population, but it bears a frightening 20% of the global burden of diseases ये (GBD). बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। चलो GBD is an indicator used by experts to gauge the number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease. A ओके, 2017 study shows nearly two-thirds of GBD, now known as total burden of diseases, was caused by non-communicable diseases associated with heart, respiratory system, lungs, kidney, obesity, and lifestyle, diarrhea, lower respiratory system, and other. Common infectious diseases account for one-sixth of total deaths in India. Out of 4.1 million early deaths occurring
globally due to air pollution. 1.1 million deaths occur in India alone. The proportion of death occurs due to cancer. 8% injuries, 11% also has been increasing over the last 2 decades. At present, less than 20% of the population utilize public health facilities. One study has pointed out that only 38% of the PHCs have the required number of doctors and only 30% of the PHCs have sufficient stock of medicine. Urban, rural, and poor reach divide. Through 70% of India's population lives in rural areas, only one-fifth of its hospitals, including private hospitals, are located in rural areas. Rural India has only about half the number of dispensaries out of about 7.13 lakh beds in government hospital. Roughly 30% are available in rural areas. Thus, people living in rural areas do not have sufficient medical infrastructure. This has led to differences in the health status of people. As far as hospitals as far as hospitals are concerned, there are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural areas, while urban areas have 3.6 hospitals, the same number of people. The PHCs located in rural areas do not even offer X-ray or blood testing facilities, which for a city dweller constitute basic healthcare. States like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh are relatively lagging behind in healthcare facilities. In rural areas, the percentage of people who have no access to proper healthcare facilities has increased over the last few years. Villages have no access to any specialized medical college produce Because about here sorry sorry sir medical care like पेडियाट्रिक्स पेडियाट्रिक्स pediatrics. छोटे बच्चों के लिए जो होता है ना, हाँ, गायनोकोलॉजिस्ट वुमेन से जो रिलेटेड डिजीज होती हैं उनके लिए, एनेस्थीसिया जिसमें मतलब गैस एक ना क्लोरोफॉर्म वगैरह जो स्मेल करा के जो है उनको ऑपरेशन जो है उनको बेहोश करके जो दिया जाता है एनेस्थीसिया, and ठीक है। obstetrics. Even though 530 recognized medical colleges produce about 50,000 medical graduates every year, the shortage of doctors in rural areas persists. While one-fifth of these doctor graduates leave the country for better monetary prospects, many other OPT for ऑप्ट private ऑप्ट 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 opt for private hospitals, which are mostly located in urban areas. What could be the reason for this trend? Interact with one or two doctors working in your area and discuss in the class. One study points out that the poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare, while the rich spend only 2%. What अब happened देखो इसी की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पर जो डेटा था ना, यहाँ पर जो डेटा था ना, ये जो डेटा है ना उसी को सप्लीमेंट कर रहा है। What happens when the poor fall sick? Many have to sell their land or even place their children to afford treatment. Since government-run hospitals do not provide sufficient facilities, the poor are driven to private hospitals, which make them indebted forever. Else they opt to die. Recently, Indian governments have been taking various initiatives to improve healthcare. Collect the details and review in the class. Women's health. Women constitute about half of the total population in India. They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of education, participation in the economic activities, and healthcare. The the deterioration in the child sex ratio in the country from 927 in 2001 to 919 to 2011 points to the growing incidence of female foeticide. 5% of girls aged between 15 to 19 years age group
of 15 to 49 year have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency, and this has not declined since 2005. GBT study 2017 reports that premature death due to neonatal disorders stopped in the both of the year 2007 and 2017, and this has not declined since 2005. Health is a vital public good and basic human right. All citizens can get better health facilities if public health services and decentralized. Success in the long-term battle against diseases depend on education and efficient health infrastructure. It is therefore critical to create awareness on health and hygienic and provide efficient system. The role of telecom and IT sectors cannot be neglected in this process. The effectiveness of of the healthcare program also rests on primary healthcare. The ultimate goal should be to help people move toward a better quality of life. There is a sharp divide between urban urban and rural healthcare in India. If we continue to ignore this deepening divide, we run risk of destabilizing the socio-economic fabric of our country. In order to provide basic healthcare to all, accessibility and affordability need to be integrated in our basic healthcare infrastructure. Conclusion. Infrastructure, both economic and social, it is essential for the development of a country. As a support system, it directly influences all economic activities by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life. In the last 7 decades of independence, India has made considerable progress in building infrastructure. Nevertheless, its distribution is uneven. Many parts of rural India are yet to get good roads of rural India. Uh, good roads, telecommunication facilities, electricity, schools, and hospital. As India moves toward modernization, the increase in demand for quality infrastructure, keeping in the view their environmental impact, will have to be addressed. The reform policies by providing various concession and incentives aim at attracting the private sector in general and foreign investor in particular. While assessing the two infrastructure, energy and health, it is clear that there is a scope for equal access to infrastructure for all. ओके, चलो, तो ये हमने ये आज लेसन इसको मैंने एंड करने का प्रयास किया। लेकिन चलो, तो आज आपने जो पढ़ा उसका अगर हम पॉइंट्स के रूप में अगर हम कुछ कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भारत में जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस की बात में हमने किया लास्ट में। जो पहले चैलेंजेस है अगर वो क्या है, पहला बात की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल। ठीक है, बस हम ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ओके, आई एम राइट। इसके बाद भारत जो सफर कर रहा है, जो फियर है कम्युनिकेबल डिजीज का जो है वो स्प्रेड ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस का अभाव है। जैसे अभी आपने देखा, जैसे HIV हो, चाहे ह्यूमन डिफिशियंसी एड्स की बात कर लें या सार्स की बात कर लें, अभी जो कोविड का जो चल रहा है वो, तो कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये हमारे लिए एक थ्रेट की तरह है, चैलेंज। इन सब रोगों से हम कैसे निजात पाए, जबकि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है हम उस गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं कर रहे। मार्केट में जाओ तो इतने सारे लोग मरने के बाद भी लोगों के अंदर कोई असर नहीं होता है, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं होता, तमाम तरह की बात है। इसके बाद हम अगर इसको हम प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन का जो रेट है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट ने जरूर कदम उठाया है, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी हमको एक जो कंट्रोल है वो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो प्राइवेटाइजेशन बस हम इसको लिख देते हैं, इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन करना हो तो समझ लीजिएगा जो भी हमने डिस्कस किया। तो प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितनी मात्रा में हो प्राइवेटाइजेशन,
ठीक है, ये भी बात समझना है, और उसकी मॉनिटरिंग। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम जिसको कह सकते हैं, हम कहते हैं इसकी चीजों का मैनेजमेंट। हाँ, इसको हम मैनेजमेंट और पुअर मैनेजमेंट, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बहुत ही रिफ्लेक्ट होता है कि पुअर मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, ओके, आर्गुमेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद वही इसी से संबंधित है मेंटेनेंस और सैनिटेशन। अगर ये चीजें स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में सैनिटेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि दीज आर द मेजर चैलेंजेस। एम राइट? बोलिए बेटा। इसके बाद लास्ट में आपने पढ़ा था कि इंडियन हेल्थ सिस्टम, जिसको हमने आयुष नाम दिया, आपने बोला आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्ध और होम्योपैथी है। तो इन सारे जो है जो भारतीय सिस्टम है, इस भारतीय सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आयुष को हम बहुत ज्यादा, क्योंकि एलोपैथी में क्या है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स और उनकी फीस और उनका जो एक्सपेंडिचर, ये सब बड़े ही हमारे अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं। तो आयुष के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, उनको हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जैसे स्पेशली हम आयुर्वेदा की बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, और सिद्ध, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ठीक है ना, एक है ना सिस्टम हमारे पास, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, आयुष के अंदर ये सारे सिस्टम आते हैं। सॉरी। तो अगर हम आयुर्वेद को, योगा को, अगर मान लो कि डेली आप लोग योगा प्रैक्टिस करो, जैसे गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे सूर्य नमस्कार का एक प्रोजेक्ट चालू किया, अगर सूर्य नमस्कार हम डेली करते हैं तो आपके शरीर के जॉइंट्स के पेन, ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीजें, ये सब सारी चीजें ठीक रहेंगी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99%, 90% आपको, आप अपने रोग की मुक्ति खुद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम आयुर्वेद के ऊपर। ठीक है, योगा के बहुत सारे आसन है और डिजीज स्पेसिफिक आसन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़ी सी सावधानी के साथ बस करना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। 6 महीना 4 महीना ट्रेनिंग जब कर लोगे तो खुद ही मास्टर बन जाओगे। एक ऐसा सिस्टम है भारत का, क्योंकि हमारे यहाँ तो चीजों को प्रॉफिट के लिए नहीं किया गया ना बेटा। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। क्या ये कॉन्सेप्ट था? वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित था। अब आते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि घर में जो मदर जो खाना बनाती है, खाना बनाने से या आपको हल्दी का यूज किया जाता है, मसाले का यूज किया जाता है, हींग का, मेथी का, अजवाइन का, जो भी यूज किया जाता है, ये सारे जो चीजें हैं आयुर्वेद पर आधारित। आयुर्वेद इज नथिंग बट अवर फूड हैबिट सिस्टम। और अपने फूड हैबिट्स को खराब कर लिया है, इसलिए बीमारियां होती हैं। अपने फूड हैबिट्स को ठीक कर लें, उतना ही खाएं जितना पचा पाए। जीभ को थोड़ा सा जीभ पर आधारित अपने डिसीजन को न लें। टंग जो है वो कचाती कि बहुत कुछ खाएं, जीव जीवरिया बहुत बावरी करके कहावत भी है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सॉरी, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने डाइट को कंट्रोल करें। आयुर्वेद सिस्टम ये, अब आयुर्वेद के अंदर बहुत सी जो दवाएं हैं, उसके हॉस्पिटल्स हैं, वो स्पेसिफिक रोग के ऊपर काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स से फ्री है। इसके बाद आयुर्वेद को प्रमोट करने से क्या होगा कि आयुर्वेद एग्रीकल्चर आधारित चीजें हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आधारित चीजें हैं, फ्लोरिकल्चर आधारित चीजें हैं। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो आयुर्वेद केवल आपके एक रोग के निवारण के रूप में नहीं काम कर रहा है, बल्कि किसानों की स्थिति, उनकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की भी भूमिका निभा रहा है। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, बोलो भाई, बोलिए। हेलो, यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? और फाइनली हम आते हैं कि जो रूरल अर्बन जो डिवाइड है, वो रूरल अर्बन डिवाइड का कम होना जरूरी है। इफ इट इज नॉट रिड्यूस्ड, देन रूरल माइग्रेशन होगा, रूरल जो इंटरप्रेन्योरशिप वो खत्म हो जाएगी, अर्बन एरियाज में कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, वहां दूसरी समस्याएं पैदा होंगी। तो ये पहली बात है कि आपको रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और उनके प्रिकॉशनरी और ट्रीटमेंट के लिए, है ना, दोनों तरह के व्यवस्थाओं को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशली
वुमेन का जो हेल्थ है बहुत ही कंसर्न लेता है, क्योंकि औरतें मतलब मल्टीपल रोल अदा करती हैं घर में और घर से बाहर भी। तो औरतों का हेल्थ जो है पूरे ह्यूमन जनरेशन के फ्यूचर के लिए बहुत ही मायने रखता है। और यही इस लेसन में जो कंसर्न स्थापित किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास के लिए, फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही मायने रखता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमने दो भागों में डिवाइड किया, तो हमको दोनों ही जो इसके जो डिवीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवीजन है, और इन दोनों ही डिविजन्स को हमको साथ साथ लेकर चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक हमको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है तो वो वही केवल मायने रखता है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हमारा जो हेल्थ है वो कितना मायने रखता है। वो केवल अपने लिए नहीं मायने रखता है, वो हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। उस तरीके से भी हमको सोचने की जरूरत है। तो ये हमारे इस लेसन का मैच चलता है। रिकैप अगर करना चाहूँ तो रिकैप मैं पढ़ देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज एंड पब्लिक सर्विसेज and with the social infrastructure equally important to support it. It is an important base for economic development. Important base, ठीक है, important base है ये क्या है, ये base है। okay, infrastructure needs to be upgraded from time to time to maintain high economic growth rate. Better infrastructural facilities have attracted more foreign investments and tourists in India recently. okay, आज मैं देख रहा था दुनिया की टॉप स्टैचूज, उसमें मैं देख रहा था कि जापान, मलेशिया, कंबोडिया, चाइना चाइना चाइना, ब्राजील, अमेरिका, चाइना, फिर फाइनली इंडिया हैज बिल्ट द हाईएस्ट स्टैचू। अब ये केवल स्टैचू हो सकता है, लेकिन अगर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से बात करें तो बहुत सारे लोग जाते हैं चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका तक जाते हैं जिनके पास जैसा पैसा है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ये सब सारी चीज देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करना कि अगर बाहर से, जब हमारे यहाँ सबसे ऊंची, अगर बाहर अमेरिका का किसी बच्चे को पता चलेगा कि हाईएस्ट स्टैचू, हाईएस्ट स्टैचू या टावर, जैसे कौन टावर है यहाँ पर, दुबई में एक है ना कोई टावर बहुत बड़ा है, तो वो ध्यान में नहीं आ रहा इसमें। खैर, तो जो स्टैचू जो भारत में है, तो दूसरे देश के लोग भी आएंगे यहाँ देखेंगे। दूसरे देश के लोग आएंगे तो उनके साथ डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो भारत के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हम अपने जरूरत की चीजों को बाहर बाहर से परचेज कर सकते हैं। राफेल आ सकता है हमारे पास, या दूसरे डिफेंस के इक्विपमेंट आ सकते हैं। आर्गेनिक पॉइंट, दूसरे कैपिटल गुड्स आ सकते हैं। आर्गेनिक पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं कि हम अपने लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं ना कि हमको, हमारे पास विश्व का सबसे प्यारा संसाधन है, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हम अपने ही चीजों पर गर्व करने वाले भारतीय नहीं बन पाए। और ये बहुत बड़ी डिमेरिट है कि अगर केरला का जो आयुर्वेद शाला, कोटकल आयुर्वेद शाला, या जो वहां पर जो योगा या हेल्थ के ऊपर, जो आयुर्वेद के ऊपर जो काम हुआ, उसको हम टैप कर ले। हमारे यहाँ केरला में आयुर्वेदिक साड़ियां बनती थी, आयुर्वेदिक क्लोथ्स बनते थे, जिसको स्किन डिजीज की जो प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें जो हमारी पुरातन व्यवस्था थी, एंशिएंट काल में, जिससे भास्कराचार्य जी की मैं बात करता हूँ, आर्यभट्ट की बात करता हूँ, ऐसे ब्राह्मणीर की बात करता हूँ, लीलावती की बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग, जितना ही आप पढ़ोगे उतनी ही आपको समझ में आएगी कि किताबों में जो लिखा है कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन ओशन तक चर्चा भी नहीं हुई है हमारी किताबों में। तो अगर हम उन चीजों को रिवाइव कर पाए तो ये सारी चीजें जो है ना, ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने वाली है। केवल हम एक ही बात कर रहा हूँ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ही केवल आप सोचो तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने वाली है। ठीक है, हमारे पास अगर आप देखो तो भारत का जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था, अगर अब मैंने पहले भी चर्चा किया है, बनारस की साड़ी है ना, ठीक है, अलीगढ़ के ताले, मेरठ की कैंची, अब ये सारी चीजें देख लो। अब ये सारे सेंटर, फिरोजाबाद की चूड़ियां, ठीक है, अब ये सारी चीजें, मैं यहाँ लोकेशन पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो मैंने ऐसे ही मार्क किया है, मैं सोचना कि यहाँ पर ये स्थापित है। ठीक है, इस तरह कोयम्बटूर या मैसूर का सिल्क यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली साड़ियाँ, पाटन की साड़ियाँ, गुजरात,
ठीक है, कोलकाता, मणिपुर की तांत वाली अब देखो, मैं जहां जहां मैं गया हूँ, वहां वहां पर मैंने जो कैपिटलाइज किया है, वहां कौन चीजें मैं लेकर आया हूँ, तो मुझे ये समझ है कि भारत कितना समृद्ध था। ठीक है, ये मरती हुई व्यवस्था है जिस जो अभी भी जिंदा है, और कुछ लोगों ने इसको बचाया हुआ है, वो मरती हुई व्यवस्था। अगर इन व्यवस्थाओं को उनके फुल फ्लेज रूप में डेवलप कर दें, तो न केवल वहां का लोकल मार्केट डेवलप होगा, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है, बल्कि फॉरेन से जो लोग आते हैं उस इसको देखने के लिए आएंगे, इसको समझने के लिए आएंगे, ठीक है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? बोलो भाई बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, sir. चलो, so it is important to develop rural infrastructure facilities, public and private partnership, है ना, पीपीपी मॉडल की बात करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन ह्यूज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनर्जी इज वेरी वाइटल for rapid economic growth. There is a big gap between the consumer demand and supply of electricity in India. इसी डिमांड और सप्लाई के को कम करने के लिए we need to use the रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, और हर घर में, जैसे रूफ टॉप सोलर प्लांट की बात हो या इंडिविजुअल जो पावर ग्रिड की बात हो, वो सब सारी चीजें क्या है कि ये कंज्यूमर डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी ग्रेट सपोर्ट टू मीट शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इसी बात को हम फाइंड आउट कर रहे थे। द पावर सेक्टर इज फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस होता है, चोरी होती है, उसकी बात हो रही है। हेल्थ इज अ यार्ड स्टिक्स ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है, हेल्थ अच्छा होता है तो हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ते हैं। देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन फिजिकल प्रोविजंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ indicators since independence. Public health system facilities are not sufficient for bulk of the population. There is a wide gap between the rural urban areas and between poor and rich in utilizing health care facilities. Women's health across the country has become a matter of great concern. देख लो, with reports of increasing cases of female fertilicides, ये क्यों होता है, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है, ये नहीं बिल्कुल गलत है, और इस पर अवेयरनेस की भी जरूरत है, ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और हम सोच डेवलप करनी होगी। मुझे याद है मैं जब बैंगलोर में था तो मैं बच्चों से प्लेज लेता था, दिलवाता था, ठीक है, कि डाउरी नहीं लेना है। तो ये इस तरह की स्थिति हर घर में ये बननी चाहिए, और लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, और पुरुष वर्ग को अपनी पर्सनालिटी इस तरह से बनानी चाहिए कि फीमेल उन मतलब अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि हमको अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से बनानी चाहिए कि द फीमेल दे कैन फील सिक्योर। समझ में आ रही बात? तो रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, एंड एट द सेम टाइम एनजीओज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सबका साथ सबका विकास, अगर सब लोग सहयोग दें तो चीजें अच्छी बन सकती हैं, ठीक है। अवेयरनेस, जैसे आपने कोई जानकारी यहाँ प्राप्त की, उस जानकारी को आप 4 लोगों से बांट दें, वो 4 लोग 2 लोगों से बांट दें, वो 2 लोग 1 लोगों से बांट दें, तब भी देखो कितने सारे लोग के पास जानकारी पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको जो जानकारी दी, आपके अंदर जो ज्यादा जोश होगा उस जोश को आप बांटोगे, दूसरे में उतना जोश नहीं वाले वो घटता जाता है, ठीक है। लेकिन ये बांटने की आदत, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, मैं इसको बदलूंगा, ये फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव टू बी एक्सप्लोर्ड एंड यूज्ड टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ। देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, जैसे भारत में आयुर्वेद है, योगा है, हाँ, जैसे भारत में मसाज होता है, जैसे हम लोग को याद है कि हम लोग छोटे थे तो हम लोग के डेली मसाज हुआ करते थे, है ना। हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोग जाड़े के दिनों में मस्टर्ड ऑयल लगा दिया जाता था, और हम लोग उस समय का समाज ऐसा था कि हम लोग धूप में बहुत देर तक खेलते रहते थे, उससे विटामिन डी भी मिलता रहता था, और शरीर में जो ऑयल इनपुट भी हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब वो चीजें धीरे धीरे बीच में कि डॉक्टर, मैंने सुनना शुरू किया कि मसाज ठीक नहीं होता, आजकल डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर देखो आजकल जगह जगह मसाज सेंटर खुल गए,
तो आपकी चीजों को पहले खराब बताया गया, फिर उसको अडॉप्ट कर गया, मल्टीनेशनल कंपनियां उस पर कब्जा कर ली, उस पर पेटेंट करा लिया और फिर उसी को बेच रही हैं और आप बेवकूफ बन के खरीद रहे हो। मतलब जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने किया, तो फॉरेन अटैक्स इंडिया को कुल मिला के इंडिया के मानसिक गुलामी को उसने जन्म दिया है, जो अभी भी उस चीज से हम बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ठीक है, cbsguide.com या कहीं से बहुत सारे सोर्सेज हैं, हर बुक में दिया हुआ है, इसको कर लेंगे लॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ चीजें पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके? बोलिए भाई, बोलिए। अब बहुत कितने बच्चे बचे हैं? बहुत कम बच्चे, मात्र फाइनली। ओके चलो ठीक है, जो भी है तो इसको वाइंड अप किया जाए बेटा आज की क्लास को। ओके चिल्ड्रेन, अभिजीत एंड आयुष सिंह पुंडीर, सो बोथ आर, एंड नितिका शेरावत। आज बेटा वाइंड अप कर देते हैं बेटा। अब कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए, वरना वी शुड वाइंड अप इट। ओके नितिका, अभिजीत, नितिका एंड अभिजीत। Yes, sir. ओके चलो, थैंक यू।